नेक्स्ट चैप्टर अपना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, कुछ 9th-10th की जो चीज़ें हैं वो यूटिलाइज करेंगे इसके अंदर जो हमने पहले सीखा है, और कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। और इसके अंदर बेसिकली अपने को जो एटम होता है उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली मैं बात बता दूँ, आज तक किसी ने एटम को नहीं देखा, किसी ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। उन ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक्सप्लेनेशन दी गई है, थ्योरी दी गई है और मॉडल दिया गया है, शायद ऐसा होता होगा। तो ये आप पहले मान के चलें कि एटम के बारे में अपने को आज तक ये नहीं किसी ने एटम देखा, हम मान के चलते हैं। और उसको ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि हमने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन देखी है, और वो ऑब्जर्वेशन तभी होंगी कि ऐसा माना गया होगा एटम। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से ये एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पार्टिकल। सबसे पहले यहाँ पे आपका पार्टिकल, सेकेंड उसके ऊपर चार्ज, अब्सोल्यूट, जो अब्सोल्यूट चार्ज है उसके ऊपर जो चार्ज होगा रिलेटिव, और मास। एक होता है चार्ज बाई मास, ये तुम खुद निकालोगे, चार्ज बाई मास, क्योंकि जब आपको चार्ज पता चल जाएगा और मास पता चल जाएगा तो रेशियो निकालना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल ये खासकर यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल बोले जाते हैं कि एटम इन तीन से मिलकर बनता है। अल्फा तो वैसे यूज होगा इसलिए हम बोलते हैं। अब्सोल्यूट चार्ज, जो एक्चुअल में चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, वो होता है -1.6 10⁻19 कूलम। इस पे +1.6 10⁻19 कूलम, और इस पे 0 ये होता है। रिलेटिव चार्ज की मैं बात करूँ, रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव होता है कि भाई किसी ने जैसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया या एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो आप ये चार्ज लिखोगे इतनी बड़ी क्वांटिटी। इसके बजाय पता चला कि जो सबसे मेन रीजन है चार्ज का वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन देने और इलेक्ट्रॉन लेने से ही चार्ज किसी के ऊपर आता है। तो क्या किया गया, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को -1 मान लिया गया। प्रोटॉन वाले को क्या मानना पड़ेगा फिर? +1। ये तो फिर भी क्या रहेगा? 0। मास की मैं बात करूँ, इसका मास होता है 9.1 10⁻31 kg। इसका मास 1.67 10⁻27 kg। ग्राम में लिखोगे तो 24, खासकर जो यूज होता है, चार्ज बाई मास खुद निकालोगे, 1.67 10⁻24 ग्राम। इसका 1.78 10⁻27 kg अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 1.78 10⁻24 ग्राम। लगभग बराबर होता है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस इनके अंदर नहीं होता, लेकिन फिर भी मास ऑफ न्यूट्रॉन स्लाइटली ज़्यादा होता है। एक एएमयू यूनिट होती है, मोल कंसेप्ट में आपको बताया था, 1 एएमयू इसके बराबर होता है, और ये 1.008 एएमयू हो जाता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल इसको बोलते हैं हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, ये है। अब इस पर कितना चार्ज है? इसे +2 चार्ज दिखाई दे रहा है। मास कितना है ये देखिए, 4 प्रोटॉन के बराबर है मास कितना होगा? इसका मास होगा 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज किसके बराबर होगा इसका? क्यू से नोट करते हैं भाई, चार्ज कभी भी आएगा। इसका चार्ज होगा 2 टाइम ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। बड़े से भी क्यू से कर सकते हैं, छोटे क्यू से भी कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको पता भी होंगी। ये था इसका बेसिक आइडिया जिसे हम स्टार्ट करते हैं। अब हम मेन आते हैं चैप्टर के ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कैसे स्टडी किया होगा। अब तक किसी ने एटम नहीं देखा है, फिर कैसे स्टडी किया गया? तो देखिए, इसके अंदर एक छोटा कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं जो इसके अंदर आगे काम भी आएगा अपने। वो है बेसिकली कि कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी मॉलिक्यूल कंपाउंड के बारे में आपको लेना है तो हम उसके ऊपर लाइट डाल के देखते हैं। इंटरेक्शन ऑफ लाइट with molecular compound provide many information about the structure, type of bond and energy levels। कहाँ इलेक्ट्रॉन है, किस टाइप का है, पूरा सिस्टम आपको जो लाइट है वो देगी। तो सबसे पहला यही आया कि लाइट क्या है।
लाइट के बारे में विचार आया। तो नेचर ऑफ लाइट जो सबसे पहला हम टॉपिक बात करते हैं कि भाई नेचर ऑफ लाइट क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, नेचर ऑफ लाइट को क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि लाइट डालते हैं किसी के ऊपर और लाइट के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो आपको आइडिया देते हैं क्या है। तो एटम हमने देखा नहीं है, उसके ऊपर लाइट डाल के देखी और ऑब्जर्वेशन लेके देखा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ कि लाइट की नेचर क्या है ये आपको पता। लाइट की नेचर दो तरीके की बताई गई। कुछ लोग बोलते हैं जो आपका लाइट है वो वेव है, लाइट क्या है आपका वेव, और कुछ है बोलते हैं जो लाइट है वो आपका पार्टिकल है। और बाद में आया ड्यूअल नेचर इसका। क्या है इसका? ड्यूअल नेचर। ये है। बहुत सारी थ्योरी ऐसी हैं जो आपको सिर्फ वेव मान के एक्सप्लेन हो सकती हैं। वेव मान के, जैसे मैं बताऊं, आप 12th क्लास में फिजिक्स में पढ़ोगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शंस, पोलराइजेशन, ये आपका ये मान के होगा। पार्टिकल मान के हम यहीं पढ़ेंगे केमिस्ट्री में ही, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये इस टाइप के जो हैं वो मान के होंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ड्यूअल नेचर, हम एक्चुअल में तो इसका ड्यूअल नेचर ही मानते हैं। पूरा जो हम पढ़ेंगे हम ड्यूअल नेचर मान के ही करेंगे। जो फोटोन मान के जो प्रोसेस होगा वो होगा। सबसे पहले एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल ने सबसे पहले बताया था कि जो लाइट है उसको वेव की तरह मानो। वेव क्या होगी? जैसे मान लिया आपने कोई भी एक रस्सी ली और रस्सी को एक जगह से बांध दिया, ठीक है, किसी भी जगह आप उसको एक जगह से टाइट कर दो, टाइट बांध दो उसको अच्छे से, और दूसरे एंड से उसको हिलाओ, तो आपको वो जो वेव बनती हुई दिखाएगी। इस तरीके से जो एनर्जी का जो लेवल होगा वो आपको दिखाई देगा इस टाइप से। ये मान लिया, ये बहुत सारे टाइप की वेव होती है, मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट केस ले रहा हूँ। तो ये नेचर सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया था, और किसने किया था? मैक्सवेल ने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट ये होता है, तो लिखें वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट, तो वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। और मैक्सवेल ने क्या कहा था? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है? जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड 9th-10th में फिजिक्स में पढ़ा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। इसने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, EMW है। मैक्सवेल ने बताया। उसने बताया कि जैसे ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, और ये z एक्सिस जो ऊपर की तरफ आया ये, तो उसने बताया था कि इस तरीके का होगा। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ये डायरेक्शन x एक्सिस में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका y एक्सिस में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस में होगा? y एक्सिस में। और आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो z एक्सिस में होगा। जैसे मैं ये बताऊं, इस तरीके से उसने बताया था। ये क्या, यदि वेव आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है तो आपका मान लीजिए x एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें होगा आपका +y -y इस तरीके से, और ये आगे इस तरीके से निकला हो, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये उसने बताया था। तो क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड B से नोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। आप ये जिस तरीके से x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस 3D में होता है, आप इस तरीके से बना सकते हो। ये है
ठीक है, यदि आप यहाँ पे जा रहा है आपके वेव, तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, तो मैग्नेटिक इसके ऐसे होगा। कौन कैसे मैग्नेटिक इस पे लोगे या इलेक्ट्रिक, ये आपकी मर्जी है, कहीं भी ले लो, लेकिन होगा क्या, तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे। ये मैक्सवेल ने बताया था। और क्या बताया इसके अंदर, थर्ड पॉइंट, EMW does not require any medium for the propagation, does not require any medium for the propagation। प्रोपेगेट करने के लिए कोई इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। एंड स्पीड ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज 3.8 10 टू पावर 3.0 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सी से नोट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट मतलब लाइट को हम मान रहे हैं EMW, तो वैक्यूम के अंदर हमेशा 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी, बिना किसी डाउट के, ये ध्यान रखना, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। फोर्थ इसने क्या बताया, फोर्थ इसने कुछ टर्म बताई इससे रिलेटेड, जैसे ये आपका वेव है, ये आपका एक साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये अब ये यहां से यहां, ये मान लिया y एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका x एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ये जो लेंथ है, एक साइकिल की जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं वेव लेंथ। क्या बोलते हैं उसको, वेव लेंथ, लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। एक सेकंड में ये कितने साइकिल कंप्लीट कर लेगा, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। जैसे हम सिंपल वर्ड यूज करते हैं बहुत बार कि जैसे कोई ट्रेन हो, भाई हम मान लिया दिल्ली टू चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो उस ट्रेन की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हम बोलते हैं वीक में एक बार आती, 2 बार आती। वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कोई टाइम पीरियड है, स्पेसिफिक एक टाइम है, उसके अंदर कितनी बार रिपीट करती है। तो हम यही, जैसे ये, ठीक है, एक साइकिल हो गया, फिर वही सेम रिपीटेशन है, तो एक सेकेंड में कितनी बार ये रिपीट कर जाती है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। वेव नंबर भी आएगा, फ्रीक्वेंसी एक होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ये जो हाइट है ये ले लो, या ये टोटल जो डेप्थ है ये ले लो, ठीक है, ये इसको क्रस्ट बोलते हैं। तो जो टोटल हाइट है या फिर टोटल जो इसकी डेप्थ है वो सेम रहती है, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये वर्ड आप सारे वेव मैकेनिक्स जो टॉपिक है आपको वहाँ भी आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये क्या क्या है हम लिखते हैं एक एक करके। मेन जो अपना रहेगा वो न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा। तो वेव लेंथ क्या है, जो एक साइकिल है उसकी जो लेंथ है, लिखें वेव लेंथ, वेव लेंथ, देखिए, इट इज द टोटल डिस्टेंस, इट इज द टोटल डिस्टेंस between the initial and final point of a cycle, initial and final point of a cycle। ये मामला है, ये यहां से देखो इधर चला, क्या ये साइकिल यहां कंप्लीट हुआ, बड़ा अच्छा पॉइंट। बच्चों को डाउट आ जाता है यहाँ पे कि ये तो इसका तो साइकिल कंप्लीट हो गया, नहीं, साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ। साइकिल तो कंप्लीट हो तो बिल्कुल सेम अपने तरह रिपीट करे। देखिए कहाँ जा रहा है, प्लस वाई की तरफ जा रहा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इधर की तरफ जा रहा है। यहाँ तो ये साइकिल नहीं कंप्लीट हुआ, अपोजिट है, ये इधर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे आके बिल्कुल हाँ यहाँ कंप्लीट हुआ। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो आपकी लेंथ होगी उसको हम बोलते हैं लेम्डा। तो ये लेंथ ही है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, जो लेंथ की यूनिट होगी वही इसकी यूनिट होगी। तो लेम्डा की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ लेंथ। क्या क्या यूनिट होती है लेंथ की, लेंथ की यूनिट होती है आपका मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, बहुत सारी यूनिट होगी ये है। तो जो लेंथ है एक साइकिल की के इनिशियल और फाइनल पॉइंट उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, इसको लेम्डा से नोट करते हैं तो उसको म्यू से नोट करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, number of cycle completed in 1 second, number of cycle completed divided by
टाइम टेकन इन सेकेंड, टाइम टेकन इन सेकेंड। जैसे अब मैं बोल दूं 1 सेकेंड में 2 साइकिल हुए, तो आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ साइकिल 2 टाइम 1, तो क्या आ जाएगी? 2 साइकिल पर सेकेंड, 2 साइकिल पर सेकेंड हो जाएगा। अब कोई बोल दे 1 सेकेंड के अंदर हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ, हाफ हुआ तो आप लिखोगे हाफ और नीचे लिखोगे 1। जैसे कोई आपको बोल दे कि 10 सेकेंड में 50 साइकिल कंप्लीट हुए, 50 डिवाइड बाई 10, क्या आंसर आएगा? 5। तो साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, तो ये नीचे टाइम ले लो, ऊपर साइकिल ले लो, ये आ जाएगा। ये आपका फ्रीक्वेंसी। यूनिट क्या होती है? यूनिट आपको बता दिया, साइकिल पर सेकेंड, या फिर हर्ट्ज यूनिट यूज करते हैं। साइंटिस्ट के नेम पे HZ लिखा मिलेगा, सेकेंड इनवर्स बोल दे या HZ में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, EMW के लिए है, EMW, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब किसी भी वेव के लिए, लेकिन अपने सिलेबस में हम EMW यहाँ पढ़ते हैं। लिखें लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट मतलब वेव, कोई भी दुनिया की कोई वेव आपके पास आ जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्पीड आ जाएगी उसकी। हम लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, कितनी स्पीड? स्पीड आपको कभी देगा नहीं वो, मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू याद होनी चाहिए। अब आपसे क्या कराएगा? एक चीज देगा और दूसरी आपसे पूछी जाएगी, एक चीज देगा दूसरी पूछ ली जाएगी, ये बोलते हैं। एक होता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड T से नोट करते हैं, टाइम पीरियड T से नोट किया जाता है। क्या होगा टाइम पीरियड? भाई एक साइकिल जो कंप्लीट किया उसमें कितना टाइम लगा, एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या होगा? एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना जो टाइम लगा, ये कितना आ जाएगा? 1/μ। भाई म्यू आपको बता रहा है कि 1 सेकेंड में 50 साइकिल कंप्लीट हो। जैसे मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दूं आपको 50 साइकिल पर सेकेंड, ये आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? 1 सेकेंड में 50 साइकिल कंप्लीट हुए, ठीक है। तो 50 साइकिल कितने में कंप्लीट हो रहे हैं? 1 सेकेंड में। एक साइकिल कितने में कंप्लीट होगा? 1/50। इसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो कैसे निकालते हैं? 1/फ्रीक्वेंसी। सिंपल मैथ लगा दो भाई, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लोगे उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। जैसे कोई ट्रेन है, हर मंडे को आ रही, मान लिया एक ट्रेन है दिल्ली से चंडीगढ़ चल रही है और वो ट्रेन सिर्फ मंडे को आ रही है, तो हम बोलेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? हम बोलेंगे 1 पर वीक, एक वीक में एक बार आ रही है, ठीक है, ये होगा। उसका टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में, तो वो साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा कैसे निकालोगे? 1/फ्रीक्वेंसी, 1/फ्रीक्वेंसी। 50 साइकिल पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 50 साइकिल हो रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी हो गया 50। तो 50 साइकिल 1 सेकेंड में और 1 साइकिल कितने में? 1/50। टाइम पीरियड निकालना बहुत आसान है, ठीक है। किसी वेव के लिए याद रखें, वेव के लिए निकाल रहे हैं, वेव नेचर है, वहां पे बात चल रही है। एक होता है वेव नंबर। वेव नंबर, देखिए वेव नंबर क्या चीज है? ये छोटी छोटी चीजें और इन पे क्वेश्चन जरूर आएगा। वेव नंबर, वेव नंबर, वेव नंबर ये आपका म्यू बार से नोट करते हैं। होता क्या है? ये 1/λ होता है, 1/λ, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। ये आपको बताता है कि 1 मीटर में कितनी वेव आ चुकी, ठीक है। जैसे ये है एक वेव, किसको बोलते हैं? ये एक साइकिल जो वो उसका आपका मतलब है एक वेव, ये आपका दूसरी वेव और ये थर्ड, ये है। अब मान लिया मैं बोल दूं कि ये जो डिस्टेंस है ये आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आप मान लिया आपका 30 मीटर है, यहाँ से यहाँ कितना है? 30 मीटर है। आपसे बोले वेवलेंथ बताइए कितनी है? वेवलेंथ बतानी है भाई, यहाँ से यहाँ बताइए 1 लेमडा हो गया, यहाँ से यहाँ 2 लेमडा, 3 लेमडा। 3 लेमडा किसके बराबर हुआ? 30 के बराबर। तो लेमडा किसके बराबर हुआ? 10। यूनिट क्या रखोगे? पुट मीटर। क्या यूनिट पुट करोगे? मीटर। चलो ठीक है, वेवलेंथ हमने निकाल दी। वेव नंबर बताइए कितना है? वेव
नंबर, ठीक है, वेव नंबर। 30 मीटर में कितने हैं, 3 वेव आ रही हैं। 1 मीटर में कितनी वेव आएगी, 3/30, 3/30 मतलब 1/10, मतलब क्या कर रहे हो, 1/λ ही तो कर रहे हो। तो वेव नंबर की डेफिनेशन, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 मीटर, 1 मीटर में कितने साइकिल है उसको बोलते हैं। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन सिंपल भी आ सकते हैं और आपको डायग्राम बना के पूछा जा सकता है। आपको बेसिक डेफिनेशन का मीनिंग आना चाहिए। ये था आपका जो वेव है उसके बारे में, ठीक है। इस पे आपको किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, देखिए क्वेश्चन लिखे, इस पे लिखे, द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 300 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर। फाइंड फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेव नंबर ऑफ दिस वेव, जो ये वेव है इसका आपको बताना है कि कितना होगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या चीज है इसमें। हम सिंपल है भाई, आपको क्या देखना है, तो लेमडा दे रखा है 300 नैनोमीटर। आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लो। एसआई यूनिट में कन्वर्ट करोगे 300 नैनोमीटर को 10⁻⁹ लिखते हैं, ठीक है। इसको लिख दूं 3 10⁻⁷ मीटर। क्यों पुट किया मैंने इसको एसआई में, क्योंकि मेरे को पता है नेक्स्ट जो चीज है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज इक्वल टू 3 10⁸ पुट करूंगा, और ये होता है मीटर पर सेकेंड में। ये कांस्टेंट और बार बार आता है, अपने को ऑलरेडी पता है इसका। तो क्या करोगे, ये जो वैल्यू लिखी हुई है 3 10⁸, ये हमेशा एसआई में है, तो सारी कैलकुलेशन एसआई में करो। तो ये आपको पता है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 3 10⁸ डिवाइड बाई लेमडा, दैट इज इक्वल टू 3 10⁸ डिवाइड बाई 3 10⁻⁷। कैंसल आउट, कितना आ जाएगा, 10⁻15 हर्ट्ज। ये यूनिट लगा दी, सेकेंड इनवर्स भी बोल सकते हो। ये आपको बता रहा कि इतने साइकिल 1 सेकेंड में कंप्लीट हो जाते हैं। दूसरे बात है टाइम पीरियड, 1 साइकिल में कितना टाइम लगेगा, 1 फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻15 सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकेंड, ऐसा यूनिट, कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी। बात रहा वेव नंबर। वेव नंबर कैसे निकालोगे, वेव नंबर बहुत सिंपल ही चीज है। किस तरीके से निकलता है वेव नंबर, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू 1 जो यूनिट आप ले रहे हो वही सेम यूनिट आपको पुट करनी पड़ेगी। मान लिया आपने ये यूनिट पुट की, या सीधा 300 नैनोमीटर ले लिया, तो आप क्या लिखोगे, 1/300 नैनोमीटर इनवर्स, नैनोमीटर इनवर्स। जो भी यूनिट आप ये लिखो पुट करते तो आप मीटर इनवर्स, क्या लिखते, मीटर इनवर्स। ये तो इसमें समझ में आ गया होगा किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बहुत सिंपल ही चीज है, ठीक है। ये नेक्स्ट है ईएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या चीज होती है, बहुत बार ये वर्ड आता है। किसी भी वेव, मतलब किसी भी चीज को आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इस चैप्टर में हम खासकर एनर्जी का स्पेक्ट्रम, वेव, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है इसका स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। तो क्या होगा, तो लिख लें, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफ वेव आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, if wave are arranged in increasing order of wavelength or decreasing order of frequency, then this systematic arrangement is called spectrum। उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अभी हम थोड़ी देर बाद प्लांक्स की थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में वो आपको स्पेक्ट्रम लिखा हुआ। और स्पेक्ट्रम आपको थोड़ा याद रखना है, किसकी ज्यादा होती है और किसकी कम होती है, ठीक है। ये है भाई, ये बात आपको सभी को पता चल रही होगी कि फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा इज इक्वल टू सी, दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहां से एक बात तो पक्का है, क्या, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/λ। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। मैं आपको 2 लाइट दे दूं, 2 वेव दे दूं, एक ये वेव है, ठीक है, ए, और एक वेव है बी। यदि इसका λ1 है, इसका λ2 है, इसका फ्रीक्वेंसी v1, इसका फ्रीक्वेंसी μ2 है। अब मैं बोल दूं कि λ1 ग्रेटर देन λ2 है, देन गारंटी है क्या कि भाई μ1 लेस देन μ2 होगा। जिसका वेवलेंथ बड़ा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। क्यों, दोनों का मल्टीप्लाई होके तो कांस्टेंट ही आना है। ये बस इतना याद रखें, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी वेवलेंथ कम होगी।
तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बोल दें या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल दें। तो ये अभी हम पढ़ नहीं रहे, आपको बेसिक आइडिया देता हूँ। जैसे गामा रेज है, एक्स रेज है, विजिबल है, अल्ट्रावायलेट है, ठीक है, आपका रेडियो वेव है, ये है। जैसे मैं वेवलेंथ की बात करूँ, वेवलेंथ, ठीक है, आप वेवलेंथ में देखोगे एक्सरे से ज़्यादा वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ, एक्सरे से ज़्यादा होती है यूवी, एक अल्ट्रावायलेट होती है, उससे ज़्यादा होती है वेवलेंथ विजिबल की, और विजिबल से भी ज़्यादा किसकी होती है, आपकी रेडियो की। पूरा स्पेक्ट्रम नहीं लिख रहा हूँ। आप कोई बोलते फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बताइए, तो फ्रीक्वेंसी का उल्टा ऑर्डर है। एक्सरे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, देन यूवी, देन विजिबल एंड देन रेडियो। ये है भाई, बहुत सिंपल। पूरा स्पेक्ट्रम हम एनर्जी पढ़ लें एक बार, उसके बाद बताएंगे, ठीक है। विजिबल में भी विब्जियोर बनता है, ये VIBG विब्जियोर। अब ये क्या होता है, लेमडा, आप इधर से इधर जा रहे हो तो आपका लेमडा बढ़ रहा है। रेड का लेमडा सबसे ज़्यादा होता है और वोयलेट का सबसे कम होता है। आपको मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर दूं, फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, आप इधर आओगे, ठीक है, तो आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वोयलेट की होती है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड की होती है। इसलिए रेड लाइट यूज की जाती है, आपको देखा होगा सिग्नल के लिए। इसकी लेंथ बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक दिखाई देता है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। ये हम स्पेक्ट्रम के अंदर पढ़ेंगे, अभी हमने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा। ये था जो अपना सिंपल लाइट का फर्स्ट थ्योरी लाइट के ऊपर मैक्सवेल ने बताया था कि जो लाइट है वो आपकी वेव है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये तो चलो ठीक है, ये अपने को बता दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर के बारे में क्या था, सबसे पहले प्लांक्स की थ्योरी आई थी, मैक्स प्लांक्स। जो प्लांक्स एक साइंटिस्ट है, प्लांक्स हाइपोथेसिस, इसने क्या बोला था, बहुत पहले जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट होते हैं और जो नए आते हैं उनको हम क्वांटम कॉन्सेप्ट बोलते हैं। पहले ये बोला गया था कि एनर्जी एक कंटिन्यूस फॉर्म में होती है। आप जैसे मान लिया ये आपका कोई भी मेटल हो, मैं इसको एनर्जी देना चाह रहा हूँ तो इसको मैं 5 जूल भी दे सकता हूँ, 6 भी, 7, 8, 9, 5.2, 5.3, 5.4, कुछ भी एनर्जी दे सकता हूँ। एनर्जी मतलब कंटिन्यूस। लेकिन प्लांक्स ने बताया ऐसा नहीं है। जो एनर्जी है, एनर्जी के पैकेट होते हैं। जैसे एक पैकेट की एनर्जी 5 जूल है, तो एक पैकेट मिला तो 5, तो पैकेट पूरा मिलेगा आपको। उस पैकेट को फोटोन आगे जाके बोला गया आपने, क्या, फोटोन। तो भाई पैकेट मिलेगा आपको, ठीक है। तो पैकेट मिलेगा, जैसे कि मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं, जैसे मार्कर है भाई, मार्कर जो होगा, ऐसा बोल देते कि मार्कर का पैकेट मिलेगा आपको, अकेला मार्कर नहीं मिल सकता, ठीक है। तो भाई आपको जैसे एक मार्कर का जो डिब्बा होता है उसमें 10 मार्कर होते हैं, 10 पेन होते हैं, तो आपको या तो 10 पेन मिलेंगे या 20 मिलेंगे या 30 मिलेंगे, 40, 50 ऐसे। लेकिन पहले बोला जाता था आप एक मार्कर भी ले सकते हो, 2 भी, 5 भी, 7 भी, 7.5 भी, 2.5 भी, लेकिन ऐसा नहीं। तो उसने बोला जो एनर्जी होती है, सबसे पहला जो प्लांक्स ने बोला कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मीन्स एनर्जी इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट एंड दिस पैकेट आर कॉल्ड क्वांटा और फोटोन। क्वांटा और फोटोन, जो एनर्जी होती है वो पैकेट में होती है। जैसे बिस्कुट होता है, आप ऐसा नहीं कि 2 बिस्कुट ले सकते हो, 3 ले सकते हो, नहीं, आपको एक पैकेट लेना पड़ेगा। आप उसका मल्टीपल, जैसे एक पैकेट में 10 बिस्कुट आएगा तो आप 10 बिस्किट ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं, 50, 60, 70। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 2 बिस्किट ले लो, नहीं, ये पॉसिबल नहीं, पैकेट मिलेगा। तो एनर्जी का भी उसने बोला पैकेट होता है, और बोला पार्टिकल के फॉर्म में होती है। जो लाइट होती है वो पार्टिकल में होती है, जो पार्टिकल होते हैं उनको बोलते हैं क्या, फोटोन, और उनकी एनर्जी फिक्स होती है। तो इसने क्या क्या बोला, सबसे फर्स्ट पॉइंट, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड एंड पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा, एंड क्वांटा और फोटोन। क्या बोला गया, क्वांटा बोल दे, फोटोन हम फोटोन में यूज करते हैं, फोटोन बोला गया। सेकेंड इसने क्या बोला, फॉर ए लाइट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन आर इक्वल and that is equal to
and that is equal to E h mu. Energy directly proportional to frequency. Energy directly proportional to frequency. h क्या है? h कांस्टेंट है. इस h को बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट. क्या बोलते हैं? प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू तुम्हें बिल्कुल याद होगी सभी बच्चों को. 6.6 हो जाएगी, मतलब -34 जूल. ठीक है, जूल सेकेंड. जूल सेकेंड ये प्लांक्स कांस्टेंट, ये याद हो जाएगा. तो उसने बोला कि भाई ये जो आपका है वो डायरेक्ट, तो एनर्जी क्या क्या हो सकती है. उसने बोला एनर्जी जो है, या तो आपकी एनर्जी h म्यू हो सकती है, या 2h म्यू हो सकती है. भाई एक फोटोन हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, मतलब इसके मल्टीपल में मिलेगा. कभी भी 2.5h म्यू ये एनर्जी नहीं हो सकती, गारंटी, ये एनर्जी नहीं हो सकती. ये उसने बताया प्लांक्स कांस्टेंट. इसमें समझ गए होगे क्या कि भाई उसने बोला इसके मल्टीपल में मिलेगी. तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया गया कि एनर्जी ऑफ लाइट इज इक्वल टू एन एच म्यू. ई यहाँ पे है एनर्जी ऑफ लाइट या वेव, नहीं सॉरी लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट. एन है नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन, और म्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी. एच आप जानते हो प्लांक्स कांस्टेंट. बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है या हाइपोथेसिस है. कुछ नहीं बोला कि जो आपका लाइट होता है वो पार्टिकल में होता है, उस पार्टिकल को फोटोन बोलते हैं, उसकी एनर्जी फिक्स होती है. तो जब आप लाइट डालते हो या तो 1 फोटोन मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा. यदि उसकी एनर्जी x है तो आपको x मिल सकती है, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 2.5x नहीं मिलेगा. उस x जो एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, वो एनर्जी कैसे निकालते हैं वो बताया उसने, h म्यू से निकालते हैं. तो इसने थोड़ा वेव थ्योरी भी यूज की. फ्रीक्वेंसी का तो मतलब क्या हुआ, वेव थ्योरी भी यूज. उसको एनर्जी निकालने के लिए उसने बोला पार्टिकल है, लेकिन पार्टिकल की एनर्जी निकालने के लिए उसने वेव का सहारा लिया. और इसी को हम आगे जाके बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट. लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, और वो यहीं से इस थ्योरम से पता चलता है. ये थ्योरम आपको बताती है कि ड्यूअल नेचर है. ठीक है, अब थोड़ा और इसको हम पढ़ें. एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू. एच सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकता हूं. ठीक है भाई, ये तो हमेशा ही होता है किसी भी वेव के लिए. ड्यूअल नेचर पढ़ रहे हैं, अब हम ड्यूअल नेचर में आ गए हैं. अब इसको एच सी बार ये भी लिख सकते हो. ठीक है, ये अब इस पे भी क्वेश्चन आते हैं. क्वेश्चन कैसा आता है देखिए, वेवलेंथ of electromagnetic wave is 300 nanometer. Find frequency, time period, wave number, energy. ये एनर्जी बताइए. ये बाकी तीनों क्वेश्चन पिछली बार करा दिए थे. E इज इक्वल टू एच म्यू. h इज इक्वल टू 6.63 10⁻34. जब भी कांस्टेंट आ जाए SI में चले जाओ, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू SI की याद की होती है. इनटू म्यू की वैल्यू तो नहीं है, C अपॉन लैम्डा ले लेते हैं. 6.63 10⁻34 इंटू C की 3 10⁸ इंटू 3 10⁻⁻7 मीटर. ये पिछले क्वेश्चन में मैंने करवाया. आगे आप सोल्व करो. ठीक है, ये इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं. ठीक है, कई बार आपको फोटोन की एनर्जी पूछेगा. फोटोन एक पार्टिकल है. ठीक है, और उसका ड्यूल नेचर माना गया है. ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, वेवलेंथ, ये सब आप लाइट का निकाल सकते हो इस तरीके से. अब आप एक चीज होती है पावर. ठीक है, पावर जैसे बल्ब का होते ही इतनी पावर होगी, और तुमने ये पढ़ा भी होगा, वो एनर्जी अपॉन टाइम होता है. एनर्जी अपॉन टाइम. एनर्जी के फॉर्मूला क्या होता है, NH म्यू डिवाइड बाई टाइम. ठीक है, कई बार आपको बोलेगा कि एक बल्ब है. ठीक है, कोई बल्ब है और उसकी जो पावर बोल देगा कि 100 वाट का है, तो पावर बोल दिया आपने 100 वाट. ठीक है, और बोलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी ये है. फ्रीक्वेंसी दे देगा, पावर दे देगा, और बोलेगा नंबर ऑफ क्वांटा पर सेकेंड. नंबर ऑफ क्वांटा या नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, ये वैल्यू दे रखी है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे देगा या वेवलेंथ दे के ये निकाल. एच तुम्हें पता है तो n/t पूछेगा. तो n/t क्या है, n/t है आपका नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड.
नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड ये आपका क्वेश्चन इस पे आ सकता है। तो ये क्या था, ड्यूअल नेचर हमने किया। बस पार्टिकल नेचर तो ये है कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल से बनती है और उसको हम फोटोन बोलते हैं, ठीक है। और उसकी एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, कोई भी एनर्जी नहीं होगी, उसकी फिक्स वैल्यू होगी। तो उस लाइट की जो एनर्जी होगी उसके मल्टीपल में मिलेगी, ठीक है। फिर हमने ड्यूअल नेचर लगाया, उसकी एनर्जी कैसे निकालेगी, ये आपका ड्यूअल नेचर लगा था, ठीक है। अब हम आते हैं तो हमारा इफेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है और इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या किया था, उसने एक ग्लास ट्यूब लिया इस तरीके का, ठीक है। एक ग्लास ट्यूब है, और बैटरी लगाई और एक यहाँ पे एमीटर लगा दो करंट मेजर करने के लिए। देखा गया ये मेटल का वो है, मेटल है, कोई करंट नहीं फ्लो होगा। क्यों फ्लो होगा करंट? करंट के लिए वायर चाहिए, कंप्लीट सर्किट चाहिए, यहां से यहाँ तो कोई वायर कनेक्ट नहीं है और ग्लास ट्यूब है और वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि यहाँ पे हमने कुछ एनर्जी डाली, यहाँ पे एनर्जी डाली और इसने कुछ रीडिंग दिखाई, कुछ रीडिंग आई तो भाई लगा करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट फ्लो हुआ है तो करंट कितना होगा और कैसे निकलेगा, वो चीज़ जो थी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती। पूरा उसके अंदर जो प्रोसेस होता क्या, ऊपर से हम फोटोन डालते हैं। क्या डालते हैं ऊपर से? फोटोन, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो क्या इफेक्ट का नाम क्या हुआ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भाई ये पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इसकी तरफ भागेगा। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल when energy when light of sufficient energy is incident on the surface is called photoelectric effect, and the electron is called photoelectron and current is called photocurrent. Electron is called photoelectron and current is called photocurrent, ये बोलते हैं। ऐसा उसने बताया, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट तो हो गया, बात खत्म। क्या था, कोई मेटल का सरफेस है, सिंपल आपको समझाऊं, ऐसे मेटल के सरफेस पे लाइट गिरी तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकला। ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा आइंस्टाइन ने क्या बताया इसके अंदर, देखिए। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन, वन फोटोन स्ट्राइक ओनली विद वन इलेक्ट्रॉन, ओनली विद वन इलेक्ट्रॉन, वन रिलेशन। भाई आपके ये इलेक्ट्रॉन, मान लिया इधर ऐसे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हो, समझाने के लिए मैं बोल देता हूं कि ऐसा कोई सरफेस और उसमें इलेक्ट्रॉन है तो फोटोन आएगा। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, या मैं ये बोल दूं एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन एब्जॉर्ब कर सकता है। ना तो ऐसा हो सकता है कि एक फोटोन दो से टकरा जाए, नहीं। ना ये हो सकता कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन दो फोटोन ले ले, नहीं। वन रिलेशन। और उसमें या तो ये सारी एनर्जी लेगा या फिर इसकी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं लेगा। एब्जॉर्ब ऑल और नन। देखिए नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब द ऑल एनर्जी ऑफ फोटोन और नन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। या तो सारी एनर्जी लेगा या कुछ भी नहीं लेगा। आपने 10 जूल दिया तो 10 का 10 जूल ये लेगा, 100% एफिशिएंसी। या फिर क्या पता ये ले ही ना, 10 का 10 रिफ्लेक्ट कर देगा वापस, 10 ले जाओ, नहीं ले रहे। ये था, हुआ क्या था, ये इसने कैसे फेल किया था आपके वेव नेचर। ये पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है। ये बता रहा है जो आपका लाइट है वो पार्टिकल है। भाई आपका लाइट आपने डाली तो ऐसा नहीं है हर लाइट से
ये प्रोसेस हो जाता है। मान लिया ये इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 8 जूल चाहिए। भैया मेटल पे, मेटल जो है मेटल के सरफेस पे है, तो वहां पे ये क्या है, जुड़ा हुआ है, उससे बॉन्डेड है, कंबाइंड है। आप इसको फ्री करोगे तो एनर्जी लोगे, मान लेता हूँ उस एनर्जी को 5 जूल बोल देता। तुमने लाइट डाली और यदि उसके पास 10 जूल है एक पार्टिकल के पास, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर भागेगा। और मान लिया इसके पास यदि 2 जूल होती तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता। ये पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है। क्या भाई, एक ही पार्टिकल एब्जॉर्व करेगा। आपने डाला 2 जूल, नहीं बाहर गया, तो ये बाहर नहीं जा रहा, आपकी सारी एनर्जी वापस दे दे रहा। ठीक है, ऐसा। और वेव होता तो वेव तो क्या, कंटिन्यूस एनर्जी की फॉर्म है, उसमें सारी एनर्जी होंगी 2, 3, 4, 5, 6। तो आप डालोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलना जरूर निकल आएगा। लेकिन पार्टिकल नेचर बता रहा नहीं, एक मिनिमम क्वांटिटी है एनर्जी की 5 जूल। 5 से ज्यादा दोगे तो निकलेगा, नहीं दो कम दोगे तो नहीं निकलेगा। जैसे मान लिया मेरे पास टॉर्च है, उस टॉर्च का क्या है, 3 जूल एनर्जी है। अब मैं वो टॉर्च मान लिया 1 आवर के लिए भी रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा भाई, आप जो पार्टिकल जा रहा है हर पार्टिकल की एनर्जी 3 जूल है, और ये एक ही पार्टिकल लेगा। चाहे आपने पार्टिकल तो 1000 डाल दिया हो, लेकिन ये तो कितना लेगा, एक ही पार्टिकल लेगा। और एक पार्टिकल लेगा तो आपने डाला था 1 आवर तक डालते रहो, ये तो नहीं ले रहा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। तो ये बता रहा आपका पार्टिकल नेचर कि भाई क्या लाइट में पार्टिकल और उन पार्टिकल की एनर्जी 5 जूल से कम थी, इसलिए इसने कोई भी पार्टिकल नहीं एब्जॉर्व किया। वेव थ्योरी क्या होती, वेव थ्योरी तो एनर्जी कंटिन्यूसली चल रही होती। 2 जूल है, थोड़ी देर में 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5, 6, तो थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मतलब प्रोसेस ऐसा होगा, लाइट डाला, अभी नहीं हो रहा है, देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं और 3 सेकंड बाद इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये होता, ऐसा होता तो हम बोलते क्या है, वेव थ्योरी। लेकिन ऐसा नहीं होता कभी भी। एक मिनिमम एनर्जी होती है, उससे ज्यादा है तो निकलेगा, और उससे कम है तो चाहे आप 50 साल के लिए वो लाइट डालते रहो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो ये बता रहा था पार्टिकल नेचर, आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था 1-1 रिलेशन, और इसको बोलते हैं ऑल और नन। ऑल और नन का मतलब होता है या तो ऑल एनर्जी एब्जॉर्ब और नन एनर्जी एब्जॉर्ब, या तो बिल्कुल नहीं लेगा, ये सारी लेगा, कंप्लीट एनर्जी एब्जॉर्ब और नन एनर्जी एब्जॉर्ब, ये होता है कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर बात ये थी, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगता है। एनर्जी कंजर्वेशन जानते होगे। अब एनर्जी कंजर्वेशन देखिए क्या चीज होती है, ये है, हम ये मान के चलते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक ही टाइप के हैं। मेटल में एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा, आउटर मोस्ट सेल 1s2, 2s2, 2p6, बाहर वाले में कम लगेगा, अंदर वाले में ज्यादा लगेगा, वो हम नहीं मान के चलते। हम ये मान के चलते हैं सरफेस पे है, सारा पार्टिकल ऊपर आ चुका है। अब मान लिया ये इलेक्ट्रॉन है, आपने ऊपर से लाइट डाली, ठीक है, और लाइट डाली उधर 10 जूल। अब इससे हमने बोला कि चलो भाई 10 जूल दे रहे, तुम बताओ तुम्हें यहां से इस मेटल से भागने के लिए, इस मेटल से यहां आने के लिए, मेटल से बाहर आने के लिए कितना चाहिए। मान लिया इसको चाहिए 3 जूल, इसको बोला गया वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोला गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। ये वो एनर्जी है जो आपके इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से फ्री होने के लिए चाहिए, ठीक है। बाकी एनर्जी कहां जाएगी भाई, 10 दी थी तुमने, 3 आ गई तो क्या बचेगी 7 जूल। 7 जूल लेके ये क्या करेगा, ये दौड़ता हुआ घूमता हुआ पूरा बाहर घूम रहा होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। मतलब आपकी जो टोटल एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी है, वो 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एक तो वर्क फंक्शन और एक होगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसी को हम टोटल एनर्जी, मतलब इसको बोलते हैं इंसिडेंट एनर्जी। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एनर्जी। जो एनर्जी अपने इंसिडेंट की जो आपने उसके ऊपर डाली, ठीक है। इस केस में आपकी कितनी थी 10। डब्ल्यू क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी जिसको बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम बोलते हैं, थ्रेशोल्ड क्या, मिनिमम। जैसे थ्रेशोल्ड नंबर पास होने के लिए 33% होते हैं, तो 33 थ्रेशोल्ड है। और साथ में क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ये कैसे निकालेंगे, एनर्जी कैसे निकालते हो, आपको लाइट दी गई है तो लिख दो एच म्यू इंसिडेंट, म्यू इंसिडेंट, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी ये जो है एच म्यू थ्रेशोल्ड, मिनिमम इतनी तो चाहिएगी। बाकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। ये है जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी, v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, ठीक है। और m क्या है, मास,
कितना होगा मास? मास तो हमेशा 9.1 10⁻³ kg ये रहेगा। ये एनर्जी आपने दी, ये मिनिमम थी और ये उसका। अब वो आपको क्वेश्चन कैसे देगा? कितनी वैरायटी के क्वेश्चन बोलेगा। आपने एक वेव डाली, उसकी इतनी एनर्जी है, वर्क फंक्शन इतना, काइनेटिक बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको एनर्जी ना दे के यहाँ बोल देगा इतनी फ्रीक्वेंसी है, तो आप एनर्जी निकाल लोगे। थ्रेशोल्ड बोल देगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो आप ये निकाल लोगे। काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा, वेलोसिटी पूछ सकता है क्योंकि मास तो तुम्हें पता है। कई बार आपको वेवलेंथ दे सकता है, फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ भी होगी, समझे? तो ये होगा। अब देखिए इसी के अंदर मैं लिख रहा हूँ वेवलेंथ वाली चीज़। वेवलेंथ में क्या होगा, इसको यदि मैं साफ कर दूँ एक बार, 1 मिनट के लिए, है तो एनर्जी एच सी लेमडा इंसिडेंट इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा थ्रेशोल्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये ठीक है, ये वैल्यू। अब देखिए फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नेक्स्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा भाई? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा? अभी जैसे हमने देखा कि यहाँ पे आपका एक सरफेस है, ठीक है, और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। पहले तो उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेके आओ, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं हम सरफेस पे मानते हैं। ये जो है इसको क्या बोला गया है? ये हमने डाली हुई एनर्जी है, ये तो इंसिडेंट है, आपने मान लिया 10 जूल, ये है W। तो जो आपकी इंसिडेंट एनर्जी है ई इंसिडेंट, कम से कम भी कितनी होनी चाहिए? इससे ज्यादा हो या इसके बराबर तो हो। ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन भागते हुए निकलेंगे। क्या सारे इलेक्ट्रॉन बराबर एनर्जी से निकलेंगे? नहीं, सबकी एनर्जी इक्वल होती नहीं है। आपको पता होगा 1s2 2s2 k एलिमेंट सेल, ये न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो क्या इन दोनों को मैंने 10 जूल एनर्जी दी, क्या इसको निकलने में और इसको निकलने में बराबर कर लगेगा? नहीं, वो हम मानते हैं। तो सबके एनर्जी अलग अलग होती है, काइनेटिक एनर्जी जो। तो हम बोलते हैं सबका वर्क फंक्शन हम मान लेते हैं सेम, और जो एनर्जी है वो सारा काइनेटिक है। तो मिनिमम से मिनिमम भी क्या होगा आपका? ये होना चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू आपकी जरूरी है। अब इसी को मैं थोड़ा और मॉडिफाई फॉर्म में लिखूँ, मतलब एच म्यू इंसिडेंट आई ले लेते हैं, मस्ट बी और ग्रेटर देन इक्वल टू एच म्यू टी एच, मतलब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। भाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा, किसी ने बताया था, प्लांक्स ने, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ की बात करोगे, एच सी अपॉन लेमडा इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा थ्रेशोल्ड। ये यहां से क्या आया? यहां से देखोगे लेमडा थ्रेशोल्ड ये आपका है, ये आपका मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू लेमडा इंसिडेंट। देखिए भाई वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ कम होनी चाहिए और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड से। क्यों? अरे फ्रीक्वेंसी ज्यादा का मतलब एनर्जी ज्यादा, और वेवलेंथ का तो उल्टा रिलेशन होता है भाई, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, मतलब यहाँ से एच और सी तो कांस्टेंट होते हैं, एनर्जी 1 अपॉन लेमडा। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी कम होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो हम बोल रहे हैं अपना जो फोटोन डाला हुआ फोटोन उसकी एनर्जी ज्यादा हो, मतलब उसकी वेवलेंथ क्या हो? कम हो। वेवलेंथ क्या हो? कम हो। यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, बच्चा बोलता फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा वेवलेंथ भी ज्यादा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी तो कम होगी उसकी। तो सिंपल कॉन्सेप्ट आपका ये है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना तो आप कम से कम भी W के बराबर एनर्जी दो। ज्यादा दोगे तो काइनेटिक में चली जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके ऐसे ऐसे घूम रहा होगा। तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें हम न्यूमेरिकल